आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। अरे आ रही है नमस्कार सर। सर, नमस्कार। आ आ रही रही है। है सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। वेलकम टू एवरीवन। हाँ जी, थैंक थैंक यू यू सर। सर। नमस्ते। आज एक बड़ा अच्छा कोर्स आपने जो देखिए, पहले मैं अपना, क्योंकि देयर आर मोर देन अबाउट 90% पीपल आर न्यू फेसेस, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा बेसिकली एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है एंड आई हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट लेवल। तो 24 इयर्स मैंने उसमें काम किया। उसके बाद रिटायर होने के बाद मैंने अपना पढ़ाने का, उसके बीच में ही मैंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था 1998 से। भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष आचार्य किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से मैंने ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद किया। और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ से मैंने भूषण, लघु पाराशरी और वास्तुशास्त्र का कोर्स किया। ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने साइमल्टेनियसली किए। और एस्ट्रो पाठशाला, वैसे मेरा अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु है, जिसमें मैं पिछले 1998 से पढ़ा रहा हूँ। और उसमें काफ़ी लोगों ने, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स अब टीचर्स बन चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के। मैं 64 ईयर रनिंग पे हूँ। 63 कंप्लीट हो गया है, हो चुका है। मुझे ज्योतिष पढ़ाने का बड़ा लंबा एक अनुभव है। तो आप लगा लीजिए कि नियरली अबाउट 25 years I've been teaching astrology to smaller groups to now bigger groups to Zoom. Zoom पे हम लोग आए थे ये कोविड के टाइम पे। एस्ट्रो पाठशाला में मैंने 8 कोर्सेज अभी तक चलाए हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। उसके दो कारण थे। एक तो बड़ी ससिंक्ट लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स बनाए थे, बड़ी ल्यूसिड लैंग्वेज में, और बिना किसी पूर्वाग्रह के। मैंने हमेशा ये माना कि पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी भी लेवल पे हो, ऑर्डिनरी लेवल पे हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे हो, मैंने जो अपने नोट्स बनाने हैं वो मैंने ऑर्डिनरी जो ऑडियंस है उसको समझाते हुए बनाने हैं। तो इसलिए वो काफ़ी डिटेल में मेरे नोट्स रहा करते हैं। सबसे पहला कोर्स मैंने किया था ताजिक का, जो अरेबिक साइंस है, अरबिक और पर्शियन में लिखी हुई साइंस है। प्रश्न की तरह से है, डिफरेंट है इस मामले में कि वो जो साइंस है ताजिक, वो उसको देखने का तरीका डिफरेंट है और बड़ी मैजिकल साइंस है। ताजिक का मतलब होता है गैलपिंग हॉर्स और रनिंग हॉर्स। तो एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ ए रनिंग, ताजिक के जो आंसर्स आते हैं वो बड़े तेजी से आते हैं और बड़े डिटेल में आते हैं। इट गिव्स अस ए बेसिक पर्सपेक्टिव अबाउट द पर्सन, हिज पास्ट लाइफ कर्मास, उसके अलावा उसकी प्रेजेंट लाइफ में उसके गोचर की पोजीशन, उसके ग्रह दशाओं की पोजीशन, किन चीज़ों की उसको क्रेविंग्स हैं, कौन सी चीज़ों में उसको स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनके बारे में बड़ा डिटेल वे में ताजिक बताता है। तो पहला कोर्स मेरा ताजिक का था, जिससे मेरा एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स के साथ में परिचय हुआ। उसके बाद सेकंड कोर्स मैंने नवमांशा का चलाया, जो कि लोगों ने नवमांशा को कभी इतनी गहनता से नहीं देखा था। उन्हें ये सब पता नहीं था कि नवमांशा एक अपने आप में रिसर्च का एक टॉपिक है। नवमांशा पे हमारी काफ़ी डिटेल क्लासेस हुई और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो वो आश्चर्य में आ गए कि नवमांशा से इतना कुछ हम निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कोर्स चलाया टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा। वो मेरा थर्ड कोर्स था। उस तक काफ़ी भीड़ लोगों की आ चुकी थी, क्योंकि मेरे हर कोर्स के साथ में आपको नोट्स मिलते हैं, इसलिए बड़ा इजी हो जाता है कॉम्प्रिहेंड करना। अगर आप वीडियोस को 2 से 3 बार देख लें और नोट्स को एक बार पढ़ लें और अपनी लैंग्वेज में उसको, उसके आप सिनॉप्सिस बना लें,
तो ये बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए उस सब्जेक्ट को ग्रैस्प करना। दशा के कोर्स के दौरान मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ डिविजनल चार्ट से भी वाकिफ कराया। तो जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा का कोर्स था वो हमारा बड़ा लंबा खिंचता चला गया। उसके बाद फिर डिमांड हुई कि सब डिविजनल चार्ट पे एक एक्सक्लूसिव कोर्स हो। तो जो चौथा कोर्स था वो मेरा डिविजनल चार्ट्स पे था। डिविजनल चार्ट से लोगों को उनका परिचय कराना। पांचवा कोर्स मैंने किया जैमिनी ज्योतिष का। और जैमिनी ज्योतिष को मैंने बड़े डिटेल वे में मैंने समझाया सबको। जैमिनी ज्योतिष को जिस तरीके से उपदेश सूत्र में लिखा गया है उसी महर्षि जैमिनी के इंटेंट्स को सामने रखते हुए एंड उसकी ट्रीटीज में विदाउट एनी डिस्टॉर्शंस किए हुए, कट्टपादी अगर सिस्टम में है तो कट्टपादी से ही हमने समझा उसको। जैमिनी का कोर्स मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। जैमिनी के कोर्स के बाद मैंने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चलाया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि वो कोर्स हमारा ऐसा था कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है 5 साल की वो हमने 3 महीने के अंदर की। और उसमें लोगों को बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस के बारे में बताया, उनके योगास को बताया। और ऐसी डिजीज, मेरे साथ में एक डॉक्टर भी थे और एक होम्योपैथी की डॉक्टर थी जिन्होंने की मेडिकल साइंस किया हुआ था। तो जब मैंने मिंचुरेशन का, जब मैंने उसके योग बताए, मिंचुरेशन जो डिजीज है वो लोग समझते नहीं हैं पूरी तरह से। जब किसी व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन का अर्ज होता हो और वो रात के समय 7 से 8 बार उठता हो, दिन में 10 बार वो यूरिनल जा रहा है, उसे मिंचुरेशन कहते हैं। मैंने उनके क्लासिक टेक्स्ट के उस हवाले से उसको बताया। तो उसका मतलब है कि हमारे महाभारत काल में लिखी हुई ज्योतिष में हमारे ऋषियों को मालूम था। दूसरा, मैंने उसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस को डिफरेंशिएट करते हुए बताया कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, जो जिसे आप हार्ट अटैक के रूप में जानते हैं, और इस्कीमिया, इनमें क्या डिफरेंट योगास होते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंट है। मतलब दोनों की स्थिति एक है कि दोनों में ही जो है वो ब्लड का फ्लो हार्ट के लिए रुक रहा है। इस्कीमिया में जो वेन्स के द्वारा आने वाला जो ब्लड है वो रुकता है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में किसी का लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या एओर्टास में कोई ब्लॉकेज आ जाने की वजह से वो ब्लड को आगे सप्लाई नहीं कर पाता। तो उसमें क्या डिफरेंस है और उसके लिए क्या योगास के डिफरेंसेस है। तो वो भी मेरा बड़ा सक्सेसफुल रहा था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बाद में 8वां जो कोर्स मैंने चलाया वो था टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट का मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर चुका था। तो द डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट एंड द डिविजनल चार्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। जब आप टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी इवेंट का टाइम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिस कंपोनेंट को आप छुएंगे वो दशा का कंपोनेंट है। डिविजनल चार्ट ये तो आपको बता देगा, त्रिमशांसा ये तो बता देगा कि एक आदमी को स्टंट पड़ेगा और किन योगास की वजह से उसको स्टंट पड़ेगा या उसको बाईपास होगा। लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट में हमने उन दशाओं को रिलेट करना था जिन दशाओं में इस तरह की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में हो जाती हैं। दृष्कांड के 6th हाउस से, डिग्नेट के 6th हाउस से आप ये तो जान सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक्सीडेंट, मैसिव एक्सीडेंट होगा या उसको कितने मल्टीपल एक्सीडेंट्स होंगे। लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स ऑफ डिविजनल चार्ट, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट में हमने उन दशाओं को छुआ जिन दशाओं में इस तरह के एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। देखिए, ब्रह्मा के अलावा जैसे एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में लिखा होता है कि
उसका पहला ही स्लोगन है, उसमें उन्होंने संस्कृत में लिखा है और मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ कि ग्रह नक्षत्र जो हैं जीवन के अंदर हमारे फलित को और घटनाओं को क्रिएट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि एक व्यक्ति को कोई घटना किस समय होगी। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन डॉक्टर बीवी रमन की है और डॉक्टर बीवी रमन का ही इंस्टीट्यूट है जहां से मैंने कोर्सेज किए थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, बैंगलोर। बैंगलोर वेंकट रमन, उनका वो इंस्टीट्यूट है जो उनकी गायत्री जी जो जिसको चलाती हैं। तो उनकी एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन आती है जो इतनी पुरानी है, जो मेरे फादर जिस जिस समय सर्विस करते थे यूपी गवर्नमेंट में, उस समय ही यूज्ड टू बी ए राइटर इन दैट मैगजीन। और हमारे वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन जो है वो बाई पोस्ट आया करती थी। मतलब आप ये लगा लीजिए 1960 से हमारे वहाँ एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन्स के हमने गट्ठे देखे, और उसको हमारे डैड जो है उनको बाइंड्स कराते थे। मतलब उनकी साल की जो मैगजीन्स आती थी उनके 5 उनके बाइंडिंग्स करवा लेते थे। तो मेरे रगों में ज्योतिष घूमता है और ज्योतिष से मुझे बहुत प्यार है। कहते हैं कि अगर आप वो काम करें जो काम आपका पैशन हो तो आप कभी थकते नहीं। इसीलिए मेरी क्लासेस बड़ी लेंदी हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़े से एस्ट्रो पाठशाला के अपने नियमों के अनुसार हम चलेंगे। पहले हमारी क्लासेस शुरू में तो नवमांशा के टाइम पे 3-3 घंटे की क्लास होती थी, लेकिन मैं थकता नहीं था उन क्लासेस में। बहरहाल मैं आप लोगों को अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि अपने टीचर या गुरु के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप किनसे आप पढ़ने जा रहे हैं और वो शख्सियत कौन है, उनका ज्योतिष के साथ में लगाव कितना है। मुझे एज ए टीचर, स्टूडेंट बनाने वाला नहीं, टीचर्स क्रिएट करने वाला टीचर जाना जाता है। मतलब मैं आई बीन वेरी लकी टू हैव more than 300 of my students have become teachers as of now। तो ये एक अपने आप में एक गर्व का विषय होता है और मैं श्योर हूं कि हमारी इस क्लास में भी बहुत से लोग इस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। अब सेकंड पार्ट में आपने जैसे इस कोर्स को ज्वाइन किया है, ये कर्मा अलाइनमेंट का और रेमेडीज का कोर्स। आज तक क्या है कि जैसे अभी तक अगर हम किसी जीपी के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो भी हमें दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब हम किसी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बता पाते हैं कि हमारे फला फला ऑर्गन के अंदर में ये प्रॉब्लम है। जीपी हो सकता है आपको उतना गाइड ना कर पाए, उस बॉडी के हर ऑर्गन का उसने स्टडी किया हुआ। तो ये जो कर्मास अलाइनमेंट का जो कोर्स है, ये आपको ये समझने पे मजबूर कर देगा कि जो जीवन के जो कर्मास आप कर रहे हैं एज ऑन टुडे और मेनी मेनी पास्ट लाइफ व्हाट यू हैव डन, वो कर्मास जो आपके संचित कर्मास और उसमें से कट के जो प्रारब्ध आ गए, जो प्रारब्ध कर्मास जिनको आपने जीवन में जीना है, क्या उनका रिडेम्पशन पॉसिबल है या नहीं है, और वो कर्मास किस चीज से संबंधित है। देखिए, डेमो क्लास में भी मैंने कहा था, ये आपके जो नेटल चार्ट है और आपके जो डिविजनल चार्ट्स हैं, ये एक नक्शा है। ये नक्शा एक बड़ा खूबसूरत नक्शा बना हुआ है जो कि हमारे ऋषियों ने वेरी वेल कंसीव्ड तरीके से इसको बनाया है, जो आपके पास्ट लाइफ के संचित कर्मों को भी दिखाता है और आपके प्रारब्ध को भी दिखाता है और आपके फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट होने को भी दिखाता है, और किस एरिया विशेष में आप फॉर्चुनेट होंगे या किस एरिया विशेष में आप अनफॉर्चुनेट होंगे। बहुत से लोगों की बहुत अच्छी मैरिज चलती है, लेकिन बच्चा उनको गोद लेना पड़ता है, तो अब आप क्या बोलेंगे? Yes, he had been very unfortunate as far as the marriage is concerned, but not about the children. With regard to the children, he wasn't that fortunate. तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लाइफ एक प्रिज्मिक होल है।
और हम चाहते हैं कि लाइफ की प्रिज्म के हर चीज से जिनसे आपका इंटरफेस है वो खूबसूरत हो। अब वो किस वजह से रुकावट में है, तो ये जो नक्शा उन्होंने बनाया है, ये नक्शा हमें बताता है कि हमारे कौन से ऐसे कर्मास पास लाइफ में किसके प्रति हमारे कर्म खराब हुए। तो फिर ये उपाय जो होंगे, इन उपायों का भी सेग्रीगेशन हो जाएगा उन्हीं कर्मा के स्टैंडर्ड्स पर आधारित। जैसे आप जानते हैं कि ये चोट छोटी लगी तो डॉक्टर ने आपको हल्की सी पट्टी बांध दी और आपको जो है टिटनस का एंटी टिटनस उसने इंजेक्शन दे दिया। चिप हो गया, यानी कि बोन में से चिप निकल गया, तो डॉक्टर ने आपको एक हॉट बैंडेज पे रख दिया। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया तो वो प्लास्टर करेगा। और अगर मल्टीपल अगर बोन में अगर मल्टीपल जगहों पे बोन अगर टूट गई तो फिर वो उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा और उसकी सारी हड्डियों को उसको जोड़ेगा। तो इसका मतलब है उसी पैटर्न पे ये जो ज्योतिष का जो विषय है, ये काफी काफी रैशनलाइज वे में लिखा गया है। और वो जो रैशनल है वो मॉडर्निटी का रैशनल दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने आपको डॉक्टर का और एक पेशेंट का एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न ऋषियों ने हमारे कर्मास को भी भागों में बांट दिया है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म आपके बहुत जल्दी आपके सुधर जाते हैं और आपकी स्थिति को अच्छा संवार देते हैं, उससे संबंधित आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब कुछ कर्मास आपके ऐसे हैं जो कर्मास आपके इतने दृढ़ हैं कि आपको उसके लिए वर्क करना है, और कुछ कर्मास आपके इतने दृढ़ाति दृढ़ हैं कि उनके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली वर्क करना है, अदरवाइज आपको वो सुख और परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसका मतलब सारा जो कर्मा अलाइनमेंट की पे ही आधारित है। और जैसे मैंने आपको बताया एक खाका है, तो जयपुर का जो नक्शा है वो जयपुर सिटी नहीं है। गुड़गांव का जो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गुड़गांव का अगर कोई नक्शा है तो डिफरेंट मोहल्लों को बताने का है और डिफरेंट रोड्स को बताने का है, लेकिन वो गुड़गांव नहीं है। उसी तरीके से जो आपका खाका है जिसको देख के सारे के सारे ज्योतिषी आपको उपाय बताते रहते हैं, वो वही आप नहीं है, आपके कर्मास नहीं है। कर्मास उनके पीछे हिडन है। जब तक हम उन कर्मास को टैकल नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें अलाइन नहीं कर पाएंगे, ताकि आपको जीवन में बार बार रिकरिंग प्रॉब्लम्स ना आ जाए। बहुत से लोग जो एस्थमेटिक होते हैं वो पफ्स लेते हैं, नेबुलाइजर लेते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है और उसका एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब हम आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले देखिए, जो चीज सबसे आसान समझ में आती है वही चीज इस विषय की सबसे कठिन है, और जिसमें महात्माओं ने अपना पूरा जीवन उसमें डिवोट कर दिया उस चीज को समझने के लिए। ये कर्मास हैं क्या, और क्या यही कर्मा है जो हम खाना खा रहे हैं? क्या ये यही कर्मा है कि हम सुबह उठते हैं, एब्ल्यूशंस में जाते हैं, हम जो है वॉशरूम जाते हैं, फिर उसके बाद स्नान करते हैं? क्या वही कर्मास हैं? या कर्मास वही हैं कि हम ड्यूटी बाउंड होके हम ऑफिस गए और उसके बाद में हमने अपने बच्चों को लुक आफ्टर किया, वाइफ को लुक आफ्टर किया? या कर्मास कुछ और भी हैं? तो जब आप इस कर्मा की थ्योरी को आप समझेंगे, इस पे बड़े महात्माओं ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और पूरी गीता कर्मा पे आधारित है, कर्मा की थ्योरी पे आधारित है, और कृष्ण भगवान के मुख से कर्मा को एक्सप्लेन किया गया है। वो पार्ट भी हम देखेंगे, लेकिन कर्मा थियरी के बारे में जो लिखा गया है उसकी शुरुआत ऋग्वेदा से होती है, जो 7,000 साल पहले हिंदुओं का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। और आपको ये मालूम होगा कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन,
एंड चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में ऋग्वेदा को एक जगह दी है और उसे हिंदू रिलीजन का मोस्ट एंशंट सब्जेक्ट के रूप में जगह दी है, मतलब उसको एक्नॉलेज किया है। ये हमारे वेदास में ये सबसे पुराना वेदा, और आप जानते ही हैं कि ज्योतिष जैसे विषय को हम वेदांग कहते हैं, क्योंकि वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये ज्योतिष के इसीलिए ज्योतिष को वेदांग बोला जाता है। वेदों के 6 अंग हैं और ये लिखा है ऋषियों ने कि जब तक कि वेद के इन अंगों को, इन 6 अंगों का जब तक कि आप गहनता से अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक आप वेदास को इन करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते। आप समझ नहीं पाएंगे कि वेदास में क्या लिखा हुआ है। थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी एंड रिलीजन, इन सबके बेस में चलती है। यानी इसी के ऊपर वो एडिफिस है, इसी के ऊपर वो महल बना हुआ है। ये इतनी इंपॉर्टेंट थियरी है, थियरी ऑफ कर्मा। ये जिंदगी में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी लाइफ में हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हमारे लाइफ के अंदर आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को ये थ्योरी ऑफ कर्मास समझाने की कोशिश करती है। और साथ में न केवल क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, साथ में वो गेन्स को भी, जितने भी गेन्स हमारे जीवन के अंदर में आ रहे हैं, या जितना डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, लिटिगेशन, पुलिस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट, प्रॉब्लम्स विद सिबलिंग्स, प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, इन सब के बेस में कर्मा की थ्योरी है। क्योंकि ये मानती है कि हमारे एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, इन जनरल जो एटीट्यूड है, और जो व्यक्ति के अंदर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करने की जो क्षमता है, और अच्छे स्वास्थ्य के, चाणक्य ने कहा था अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णम भोजनम विषम। यानी कहने का मतलब है कि जो भोजन अगर आप अभ्यास नहीं करते तो विद्या आपके लिए विष के समान है। तो खैर, अभ्यास के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप मेरे वीडियोस को 2 से 3 बार देखेंगे और मैं अपने लैंग्वेज में नोट्स को कन्वर्ट करेंगे, तो आप अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे यहाँ पे स्टूडेंट साबित होंगे। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णम भोजनम विषम। जो भोजन आपके लिए अजीर्ण है, जिसे आप पचा नहीं सकते, वो आपके लिए विष के समान है। तो इसी कर्मा की थ्योरी ये भी हमें बताती है कि जो डिजीजेस की जो पोजीशंस है, उसमें हमारा कितना एटीट्यूडनल सहयोग रहेगा। बहुत से लोग जो हैं एक ड्रग ले लेंगे, कहेंगे हम सोशल ड्रिंकर हैं, और बाद में वो सोशल ड्रिंकर से रेगुलर ड्रिंकर हो जाते हैं, लेकिन वो अजीर्णम भोजनम विषम, क्योंकि शरीर बना नहीं है उस चीज के लिए। तो वो भी कर्मा की थ्योरी में आता है। इसी तरीके से यहां तक कि कर्मा की थ्योरी जो है व्यक्ति के डेथ को भी डिस्क्राइब करती है, और मोड ऑफ डेथ, डेथ का कारण क्या होगा, और वो कितना ग्रूलिंग होगा, कितना दुखदाई होगा, या कितना पीसफुल होगा। और इसी प्रकार से जो एक एटीट्यूड आप देखते हैं कि बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के साथ खुशी और संतोष को देख पाते हैं और खुश हो पाते हैं, वो भी एक एटीट्यूड इस कर्मा की थ्योरी में ही आता है। और इसके अलावा ये कर्मा ये भी कहता है कि आप फॉर्चुनेट कब होते हैं, आप लकी कब होते हैं। कब फॉर्चुनेट कौन है? फॉर्चुनेट है वो व्यक्ति जिसकी बैलेंस लाइफ है,
लाइफ के अंदर एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और वही फॉर्चून का कारण है, और वही सबसे बड़ा परमानंद है। जब तक कि आप अपने बच्चों को ग्रो करते हुए और तरक्की करते हुए, एक समय के बाद में आपका अपना एम्बिशन खत्म हो जाता है। आपका एम्बिशन अपने आपके बच्चों पे डिवॉल्व करने लगता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे अच्छा करें। तो कर्मा की थ्योरी इन सब बातों को बताती है कि किस प्रकार से ऋणानुबंधन के द्वारा आपको क्या चीज मिलेगी और किन चीजों में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और जिस प्रकार से जो मैनेजमेंट के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो एटीट्यूड को सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप एक स्टार्टअप कंपनी बना के उसको एमएसएमई और उसको लार्जर कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी एटीट्यूड की बात हमारे ऋषियों ने भी की है कि आदमी का एटीट्यूड क्या है, वो अपने शरीर के प्रति कितना कितना केयरफुल है, वो अपने रिलेशंस के प्रति कितना केयरफुल है, वो कितना ड्यूटी बाउंड अपने आप को समझता है। वो जो भी उसको कार्य मिला है, उन कार्यों को वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आलस्य तो नहीं दिखा रहा है। और ये जो कर्मास हैं, इसके बारे में ऋग्वेद ने कहा है, ये कर्मास हमारे पास्ट लाइफ, पास्ट मैनी मैनी लाइफ से एक्यूमुलेट होते हैं और इस जीवन के अंदर प्रदर्शित होते हैं। इन कर्मास का एक पार्ट कट जाता है। वो पार्ट कौन सा कटता है? वो पार्ट ये डिसाइड करने के लिए कटता है कि आपके कर्म का एक मेजर बैलेंस जो उन्होंने काटा है, वो आपको एक चाइल्डहुड देने के लिए। क्या वहां पे आप नहीं देखते, वी कांट चूज आवर पेरेंट्स। कोई भी अपने सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को चूज नहीं करता, कोई भी अपने चाइल्डहुड को चूज नहीं करता, और उसे जो चाइल्डहुड मिल जाता है, उस चाइल्डहुड से ही उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। एक चाल में रहने वाला व्यक्ति को उतनी डिफिकल्टीज उस चाइल्डहुड में आती हैं, तो आप समझिए उसकी ग्रोथ कितनी इंपीडेड होगी, कितनी ऑब्स्ट्रक्टेड होगी। इसीलिए ऋग्वेदा ने इस कर्म के बंधन को ही हमारे जीवन का ऋणानुबंधन बताया है। ये एक ऋण का बंधन है हमारा, और जो जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। और इसी कोर प्रिंसिपल पर ज्योतिष और धर्म, ये दोनों के दोनों लिखे गए हैं। अब ये जो ऋणानुबंधन है, इस ऋणानुबंधन में कुछ, देखिए, सबसे ज्यादा हमें वेर वी गेट कंसर्न व्हेन वी हैव ट्रबल्स। दुख जब आता है तब हम ज्योतिष की तरफ को देखते हैं, क्योंकि उस दुख का हम निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो इसमें इसी कर्म की थियरी में ऋषियों ने लिखा है, भारतीय दर्शन के अंदर, कि जो हमारे सिंस हैं या सॉरोज हैं, वो 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। पहली कैटेगरी है आदि दैविक, दूसरी है आदि देहिक। आदि दैविक का मतलब है TEVIK, वी फॉर विक्ट्री, आदि दैविक। दूसरी है आदि देहिक, और तीसरी है आदि भौतिक। इसमें जो पहली कैटेगरी है आदि दैविक, ये किस तरह के सौरोज हमें देंगे, ये किस तरह के कर्माज हैं जो ऋणानुबंधन के दौरान हमें किस तरह के तकलीफों को देने वाले हैं। ये माइंड से संबंधित, मन से संबंधित आने वाली सभी तकलीफें आदि दैविक सिंस में आती हैं या सौरोज में आती हैं। आगे की क्लासेस में हम इन बातों को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से सिंस आपके जो हैं आदि दैहिक हैं, आदि दैविक हैं, आदि देहिक हैं और आदि भौतिक हैं। आदि दैविक में वो सौरोज हैं, भाई वो दुख हैं
जो आपकी माइंड को एंजाइटी, दुख, गुस्सा, फियर साइकोसिस, बहुत से लोगों को फियर साइकोसिस होती है, भूत से, पिशाच से, अंधेरे से, लिजर्ड से, रेप्टाइल से, अननोन आदमियों से, स्ट्रेंजर से। इवन ऐसे भी लोग हैं जिनको विवाह को लेकर एक एंजाइटी होती है। तो जो माइंड की जो सफरिंग्स हैं, जो कि फियर साइकोसिस से निकल रही हैं, वो आदि दैविक हैं। इसी प्रकार से किसी भी तरह का ह्यूमिलिएशन आपकी लाइफ में होना, ह्यूमिलिएशन कभी कभी बहुत छोटे छोटे ह्यूमिलिएशन होते हैं। बॉस ने कहा कि बॉस ने कहा कि आपका काम, योर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, ये भी आपको ह्यूमिलेट कर देता है। और वो तो करेगा ही अगर आपको उसने बोल दिया कि आप बेंच पे बैठेंगे। बेंच पे बैठने का मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू बी असाइंड एनी वर्क until the time a vertical demands your work। ऐसा बहुत से होता है। जो बेस्ट ऑफ फोर हैं, डेलॉइट्स है, केपीएमजी है, अर्नस्ट एंड यंग है, प्राइस वाटर हाउस है, इसमें आप ये फ्रीक्वेंसी के साथ में आप इसमें देखते हैं, सेंचर है, केपीएमजी है, इन सब में आप फ्रीक्वेंसी से आप देखते हैं, या विप्रो की कंपनीज हैं या इस तरह की हैं, टीसीएस हैं, वो बेंच पे बैठा देते हैं। बेंच पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप बेंच पे बैठे। बेंच पे बैठना एक टर्म है उनका, मैनेजमेंट का। You are not going to be assigned any work now until the time some vertical in this organization is going to demand you that you'll have to search कि कहां पे आपको मिलेगा। तो वो जो इस तरह की स्थितियां हैं ह्यूमिलिएशन की, ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमिलिएशन आपको हो गया कि आपको तनख्वाह नहीं कट रही है, तनख्वाह तो आपको मिल रही है, लेकिन आदमी इस बात से खुद खुश नहीं होता कि उसको तनख्वाह मिले और काम ना मिले, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि एक्स को तनख्वाह तो मिल रही है लेकिन वो बेंच पे बैठा है। इसी प्रकार से आदि देहिक जो होती हैं, आदि देविक जो होती हैं, उसमें ह्यूमिलिएशन के अलावा किसी भी तरह की एनिमिटी, ये भी हमारे माइंड की उपज है। हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों हम, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एनिमिकल फील कर रहे हैं और उसका कोई रिएक्शन है, कोई कॉज एंड एक्शन है, कोई कॉज एंड रिएक्शन है। उसने मुझे ये बोला या मेरे भाई ने मुझे ये बोला तो मैं भाई से बात नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका मतलब, या मेरा जो नेबर है, वो मेरा नेबर बार बार मेरे पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी करता है, तो उसके अगर आप रूट में जाएंगे तो इनिमिटी हो गया। और बड़े लेवल की भी एन्युटीज होती हैं जहां किसी की जमीन पे कब्जा हो जाता है, जहां किसी के साथ में किसी को जबरदस्ती डिस्ट्रेस सिचुएशन में डाला जाता है, जेन्युइन कॉजेज होते हैं। इसके अलावा और दूसरी भी बुराइयां, जैसे कि हमको जेलसी होती है। कोई ना कोई आदमी तो राइज करेगा करेगा, लेकिन वो जो कि सिन से कनेक्टेड है, आदि देही, आदि दैविक, तो उसने जेलसी भी आपको अंदर से क्रिएट करनी है कि आप जेलस, कई बार इस बात पे आप नहीं खुश हैं कि आप एक अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप इस बात से ज्यादा दुखी हैं कि आपके नेबर ने एक जैगवार ले ली है। ये जेलसी की स्थिति क्यों होती है? जो कि आपकी आत्मा को मलिन कर रही है। इससे कोई ना कोई तो लेगा, जैगवार कंपनी तो बनाएगी बनाएगी गाड़ियां, और कोई ना कोई लेगा लेगा, लेकिन इस बात से एक जेलसी फील करना, जेलस फील करना इस बात से कि दूसरे आदमी को क्यों मिल गया, ये भी आदि दैविक सिंस में आता है। अब देखिए ये क्या है, ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब है कि जो मैं आपको आदि दैविक में बता रहा हूं, ये आपके पास लाइफ के सिंस से रिलेटेड होने की वजह से आपको एक मेंटल एटीट्यूड में दे रहे हैं। अगर ये मेंटल एटीट्यूड में ऐसा दे रहे हैं और बाय पर फोर्स आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी के अंदर हैं, तो उसका मतलब आने वाले जो प्रारब्ध कर्माद में और आगामी कर्माद में आप इनको जोड़ेंगे एज ए सिन व्हिच विल कंटिन्यू टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्योंकि जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है और भारतीय दर्शन है, वो गीता के उस श्लोक पे चलता है कि वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहाणी
जिसमें गीता का जो श्लोक है वो ये कहता है, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतार के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक पुराने जर्जर हुए शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक ही कोर में है और यही बताता है कि ये जो ऋणानुबंधन है चलता रहेगा एक जीवन से दूसरे जीवन में। तो जो आदि देविक में जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी की सारी बातें इनवर्सली भी ट्रू हैं। इफ यू डू दैट, यू आर गोइंग टू अर्न द सेम काइंड्स ऑफ कर्मास इन फ्यूचर। ग्रीड है, जैसे हमारा लोभ है, हम बार बार जो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, जिंदगी के अंदर हमने एक आदत बना ली है। हम इस बात से हम खुश नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, हम इस बात से खुश नहीं है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम इस बात से खुश नहीं कि हमारा बच्चा एक अच्छे जॉब में जा रहा है, एक अच्छे मैनेजमेंट के स्कूल से पास कर रहा है। हमें इस बात पे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि मेरे भाई का बच्चा है अमेरिका में पढ़ रहा है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये जो जेलसी की जो भावना है और ये जो हमारी एक तरह से कंपेयर करने की और कंट्रास्ट करने की आदत है, ये हमें आदि दैविक दुख देती है और इसका इस कर्म के ऋणानुबंधन से संबंध है, इन्हें इनवर्सली बेस्ड ऑल्सो। ये अगर हम करते रहेंगे तो हमारे आगे आने वाले भी मलिन कर्म हमारी आत्मा को मलिन बनाते रहेंगे। इसी प्रकार से किसी तरह का भी दुख आना, मेंटल एग्नी आना, डिप्रेशन आ जाना, ये सब भी इससे जुड़ा हुआ है। और जिस दिन आप ये नहीं करेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा नहीं, क्योंकि डिप्रेशन की जो रूट कॉज है वो मैं को बीच में रखकर है। आदमी डिप्रेस क्यों होता है? मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं कुछ चाहता था मैं नहीं बन पाया, मैं 4 बार आईएएस में फेल हो गया, आईएएस नहीं बन पाया, डिप्रेशन में चला गया। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे महाराष्ट्र से, उनके साथ उनका 6th अटेम्प्ट था आईएएस में। इतना हाई लेवल का डिप्रेशन था, जब मैं ज्योतिष करने लगा उनकी, तो उनके बताने के पहले मैंने उनको बता दिया कि इन दशाओं से संबंधित आपको हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन का पड़ता है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि आपकी अब दशाएं चेंज होने वाली है फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च ऑफ 2023, और उसके बाद में आपको इलेशन का बनता है, बहुत खुशी का बनता है, क्योंकि आपको जिंदगी के अंदर आपका जो डिजायर फुलफिलमेंट होनी है। उस लड़के का आईएएस का रिजल्ट आया और 6th अटेम्प्ट में उसका आईएएस प्रॉपर में हो गया। अभी वो लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन में देहरादून में ट्रेनिंग कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिप्रेशन में आदमी कब किन स्थितियों में जाता है, जब मुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं को बीच में रखकर मैं को ही बीच में से हटा दूं तो फिर मुझे डिप्रेशन किस बात का होगा? अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस ही हट जाएं और मैं कर्म फल पे विश्वास करने लगूं ईश्वर के द्वारा दिए गए, तो फिर मुझे आदि दैविक जो चीजें जो जो मेरे मन को और मेरे अंतरात्मा को जो दुख दे रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और इसी वजह से कृष्ण भगवान ने कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पे तेरा अधिकार है, तो कर्म करता रहे और फल को तुम मुझे मेरे ऊपर छोड़ दे, फल की चिंता मत कर। इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जो अगर अगर एक स्थिति ऐसी है जो कि डिटैचमेंट की है कि आप अपने आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप ड्यूटीज कर रहे हैं और उन ड्यूटीज को आप 100% उसके साथ कर रहे हैं, शिद्दत के साथ कर रहे हैं, और आप इस बात से नहीं इफेक्ट होने वाले हैं कि आप फेल हो जाएंगे या आप उसमें पास हो जाएंगे, बिकॉज यू आर गिविंग योर बेस्ट टू इट।
उसके बाद जो दूसरे नंबर के होते हैं वो होते हैं आदि देहिक। देह कहते हैं, देह का मतलब है शरीर। जो दूसरे सिंस होते हैं, हमारे सौरव होते हैं, जो हमें इस जन्म में तकलीफें देते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदि देहिक। आदि देहिक ऐसे इस तरह के पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं जो शरीर से संबंधित हैं, जैसे कि बार बार बीमार पड़ जाना, क्रॉनिक एलिमेंट्स हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, बॉडी में हर्ट हो जाना, किसी भी तरह का पेन हो जाना विलोम क्रिया के अंदर। ये एक विलोम क्रिया है, आदिदेहिक सेंस की विलोम क्रिया है। ये शरीर के ऊपर अटैक कर रहा है कि वो सफरिंग्स दे रहा है बॉडी को, पेन की, फ्रीक्वेंट डिजीजेस की, क्रॉनिक एलिमेंट्स की। उसको इस तरह की पेन्स बॉडी में मिल रहे हैं, और ये इसकी हद वहां तक चली जाती है कि आपने कुछ खाया, अजीर्णम भोजनम विषम, आपने कुछ ऐसा खाया जो विष के समान है, या विष ही खा लिया, या फूड पॉइजनिंग हो गई, लीडिंग टू ऑलमोस्ट आईसीयू एडमिशन। जो कुपथ्य हैं वो भी इसी आधिदेहिक में आते हैं। कुपथ्य का मतलब है कि दी फॉरबिडन आइटम्स। फॉरबिडन आइटम्स तो हमें मेडिकल साइंस भी बताती है कि हमारे लिए कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो फॉरबिडन है। एक आदमी हो सकता है कि सारा खाना पचा सके, भटूरे छोले पचा सके जो वो जवान है, लेकिन अगर वो 60 साल क्रॉस कर जाता है तो 60 साल क्रॉस करने के बाद में, या 50 साल क्रॉस करने के बाद में वो नहीं पचा पाएगा। तो वो वही भोजन उसके लिए कुपथ्य हो गया, उसको नहीं लेने की जरूरत है। अगर वो लेगा तो उसका शरीर रिवोल्ट करेगा, उसका ना तो उसका उसको मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म उसका गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वही आलू का पराठा वो नहीं चबा सकता, नहीं खा सकता, नहीं डाइजेस्ट कर सकता, तो वो कुपथ्य हो गया। किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो अब उसे तली हुई चीजें नहीं खानी है, और अगर वो खा रहा है तो कुपथ्य है। और कुपथ्य की भी कई कैटेगरीज हैं। आदि दैहिक के अगर आपके सिंस ज्यादा हैं तो कुपथ्य में एक आदमी अल्कोहल ले सकता है, स्मोक कर सकता है, मैरियाना कर सकता है, स्मैक कर सकता है, ड्रग्स ले सकता है, जो कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और इंडियन फिलॉसफी भी कहती है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे, क्योंकि आप उस उस दृष्टिकोण के ऋणानुबंधन में चले गए हैं। उस ऋणानुबंधन से आप बंधे थे, लेकिन क्या हर आदमी उस बंधन से निकलने के लिए मुक्ति के मार्ग को नहीं देखता? देखता है। यहाँ पे तो फ्री विल का भी कॉन्सेप्ट है। आपके सामने किसी ने दूध का ग्लास रखा और अल्कोहल का ग्लास रखा, यू हैव बीन गिवन अ चॉइस व्हिच वन टू हैव, क्योंकि आपका मित्र आपके सिर के ऊपर कोई पिस्टल नहीं लगा रहा है, वो तो आग्रह कर रहा है। हो सकता है लिकर को लेकर दुराग्रह कर रहा हो। आग्रह और दुराग्रह भी होता है। दुराग्रह का मतलब है कि वो आपको सबड्यू कर रहा है और बार बार कह रहा है कि ये लिकर पार्टी है, तुम लिकर लो, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, वहां पे आपका फ्री विल है, आप जानते हैं ये आपके लिए कुपथ्य है, तो फिर दूध का गिलास लीजिए। तो जो आदि दैहिक होते हैं, आदि दैहिक जो हमारे सेंस होते हैं, वो भी हमें ऋणानुबंधन में बांधते हैं, लेकिन एट दी सेम टाइम वो हमारे एब्स्टिनेंस, ये मैं आपको प्लैनेट्स पे जब मैं लेके जाऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि किस ग्रह को बॉल्स्टर करने से, किस ग्रह की पावर्स को बढ़ाने से आपकी विल एंड डिटर्मिनेशन को शक्ति मिलती है, और आप आदिदेहिक तकलीफों से बाहर निकल पाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग एक सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की तरह से बिहेव करेंगे, और आप अपनी कुंडलियों से पकड़ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि किन चीजों में आप अपनी फ्री विल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक जो ये कैटेगरी है, इसके जो हमारे सेंस होते हैं या सौरोज होते हैं, इसका एनवायरमेंट से संबंध है।
कुछ लोग देखिए अमेरिका में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका आप जानते हैं, आपने सुना है, अमेरिका इज वेरी वॉलेटाइल एज फार द एनवायरमेंट इज कंसर्न। टोर्नेडोज आते हैं, ट्विस्टर्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ हरिकेन्स आते हैं, वहां पे सब कुछ उजड़ जाता है। वहां पे अभी जापान में न्यूयॉर्क के इमीडिएटली पहले अर्थक्वेक आया, उसके बाद न्यूयॉर्क के बाद और उसके साथ में सुनामी आई, और उसके बाद में अभी उनका एक प्लेन जो है रनवे पे कोस्ट गार्ड के प्लेन के साथ टकरा गया, बर्न हो गया। सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं वो बचा लिए गए, लेकिन जो कोस्ट गार्ड के जो 5 मेंबर्स थे कोस्ट गार्ड प्लेन के रनवे पे, वो सारे के सारे जल के मर गए। अभी जो एनवायरमेंटल, जो हमारी आदि भौतिक जो हमारे कर्मास हैं, अभी कर्मास के अभी हम उस लेवल्स पे नहीं पहुंचे हैं कि कुछ कर्मास आपके इतने दृढ़ाति दृढ़ हैं कि वो आपको कभी आइडियाज भी नहीं देंगे, और ना कभी सोबत देंगे, ना कभी कोई गाइडेंस देंगे, ना कोई गुरु उपदेश आपको मिलेगा। आप ही को उसको बदलना है। तो जो आदि भौतिक होते हैं, ये कर्मास ऐसे होते हैं जो हमें एनवायरमेंटल कैलिमिटीज के बीच में फंसाते हैं। जैसे कि ड्रॉट है, जैसे किसी ऐसे एरिया में रहना, जैसे महाराष्ट्र के, गुजरात के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप सुनते हैं कि किसानों ने बहुत आत्महत्या कर ली क्योंकि ड्रॉट रहता है, बहुत जबरदस्त ड्रॉट। मतलब वहां पे सूखे की स्थिति रहती है, और लोन लेने के बाद में लोन को पे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फसल नहीं हो पाती। लेकिन फसल ना होने से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भुखमरी से मरते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो फ्लड प्रोन हैं, उसी उनमें भी लोगों का बड़ा डैमेज होता है, परिवार का डैमेज होता है। जिस समय 16 जून 2013 को जिस समय क्लाउड बस्ट हो गया गंगोत्री में, और केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश तक वो सारा का सारा जो है जलमग्न हो गया, इट वॉज इनंडेटेड, और उसमें बहुत से लोग केदारनाथ में फंस गए। और मेरे पास एक पुलिस के अधिकारी आए थे, वो पूरी फैमिली के साथ में शिव जी की जो शिवलिंग से ऊपर जो बने हुए थे, उसमें वो नियरली अबाउट 12 आवर्स उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्लिंग करके रहे। और वो तो आते थे कि बह बह के जो है मंदिर के अंदर लाशें आती थी, इतने लोग मर गए। ये क्या है? आदि भौतिक है। लेकिन उनका पूरा परिवार उनका ठीक रहा, और वो लगातार वो जो है शिव के मंत्रों का उच्चारण करते रहे। उनको ना पीने का पानी मिला, ना उनको खाने का कुछ मिला। बाद में एनडीआरएफ की जब टीम आई, एयरफोर्स की टीम आई, उन्होंने उन लोगों को रेस्क्यू किया। ये 2013 का आपको भूले नहीं होंगे, जून की बात है। 16 जून को जो क्लाउड बस्ट हुआ था, 15 जून की नाइट में और 16 जून की मॉर्निंग में, जिसमें कि इतना जबरदस्त जलमग्न हो गया था यहाँ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश और सारा एरिया। उसमें केदारनाथ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, सडन इम्पैक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट के, जिसमें कि मास डेथ हो जाती है। टोर्नेडो, ट्विस्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी, इस तरह से। आपको मालूम है थाईलैंड में सुनामी आ गई थी, उससे कितने लोग मर गए। तो कहने का मतलब है ये आदि भौतिक हैं। आदि भौतिक जो कर्मा हैं, उन कर्मा में आपका इन्वॉल्वमेंट आपके होने का है। लेकिन ये कर्मास कुछ इतने गूढ़ हैं कि इसमें एनवायरमेंट इज टेकिंग पार्ट एज एन एग्जीक्यूशनर। इसमें जो है वो प्रकृति एक एग्जीक्यूशनर के रूप में काम कर रही है। लेकिन ये भी हमारे ऋणानुबंधन से संबंधित है, क्यों हर आदमी नहीं इस तरह का फंसेगा। मंदिर में गए, वहां अभी पीछे मैं पढ़ रहा था कि उसमें बांके बिहारी जी के मंदिर में स्टैम्पीड हो गई और 2 लेडीज की डेथ हो गई। कई बार जो है हम सुनते हैं कि माँ वैष्णवी के उसमें भी स्टैम्पीड हो गई दरबार में, और उसमें लोगों की डेथ हो गई या मेजर इंजरीज हो गई। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, ये आदि भौतिक है। इनको भी हम कुंडली के डिफरेंट डिविजनल चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हम समझ जाएंगे तो फिर हम पीछे जाएंगे। मतलब हम कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस ऋणानुबंधन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह के ऋण हमारे जीवन में आए कैसे, और अगर वो आए हैं तो क्या जरूरी है कि उन विलोम क्रिया से हम निकलें।
विलोम क्रिया क्या है कि मुझे बुखार होना है, बुखार हो गया और उसके बाद फिर समाप्त हो गया, तो ये विलोम क्रिया हो गई। लेकिन क्या हर चीज हम विलोम क्रिया के द्वारा से ही जाएंगे? कितनी तकलीफ की बात है। फिर हमारा ज्योतिष पढ़ना, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना, गीता को पढ़ना, इनको पढ़ना, उससे हमें क्या लाभ हुआ? हमने तो कोर्स ही ऐसा चलाया है कि हम हर एक के जीवन के अंदर खुशी का संचार करें। ऋग्वेद में जो हमारे कर्म होते हैं, उनको कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म। ये संचित कर्म हमारे पूर्व कई जन्मों के कर्म हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और ये खराब भी हो सकते हैं। संचित कर्म हमारी कुंडली के पंचम भाव से आते हैं और भावात भावम न्याय के अनुसार नवम भाव से भी आते हैं। कुछ डिविजनल चार्ट्स हैं, जैसे कि दृष्टकांड है। दृष्टकांड चार्ट के नवम भाव से आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को देखा जाता है। तो हम जब उन डिविजनल चार्ट्स पे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके संचित कर्म कैसे थे। अब इन संचित कर्मास में से एक पोर्शन कट गया। जिस पोर्शन को इस्तेमाल किया गया आपको चाइल्डहुड देने में, आपको पेरेंटेज देने में, उस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके खुद के संचित कर्मास थे। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिंगल पेरेंट मिला, या एक बच्चा जिसने अपनी लाइफ नहीं शुरू की। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यूएस के बारे में। वहां पे एक बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न ब्लाइंड। अब ऐसे एक स्पेशल वो चश्मे बना रहे हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उससे वो बच्चे देख पा रहे हैं। आई फेल्ट लाइक क्लैपिंग फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी कमिंग अप दैट। लेकिन मैं सोच रहा था, वो बच्चे को हक बनता है पूछने का। उस बच्चे को हक बनता है उस खुदा भगवान जिसने सृष्टि का निर्माण किया, अगर ये मैं ब्लाइंड पैदा हुआ और एक दूसरा बच्चा 6x6 की विजन के साथ पैदा हुआ, मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों है? लेकिन जब आप इस थियरी को समझ जाते हैं, जब आप इस थियरी को समझ जाते हैं कि ये तो एक तरह से, और जो बात कृष्ण भगवान ने कही है गीता में, वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये तो एक चोला है, इस चोले को आत्मा ने बदला है। लेकिन आत्मा का एक जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ कर्मास लेके वो दूसरे शरीर में जा रही है। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरोपराणी यथा शरीरार शरीरान विहाय जीर्णानी नन्यानी संयाति नवामी दे। यानी कहने का मतलब है, वो नई, जैसे कि आपने कपड़े बदले, उसने शरीर को बदल दिया, वो दूसरे शरीर पे आ गई। लेकिन उस बैलेंस को, जो बैलेंस उसके कर्मास का है, उसको तो वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। उस कैरी फॉरवर्ड में से एक पोर्शन कटा उसको चाइल्डहुड देने के लिए। अब उसका वो जो गुड कर्मास का जो पोर्शन है, वो बहुत मिनिस्क्यूल था। इस वजह से उसको नेत्रहीन बना दिया। और यही एक वजह है कि जिंदगी की इस रेस में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रेस में बहुत आगे खड़े हैं, क्योंकि उनको ऐसी पेरेंटेज मिली है, उनको इस तरह के पेरेंट्स मिले हैं जिनके पास में धन संपत्ति है। तो बचपन से वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। तो संचित कर्मास जो हैं, जो फर्स्ट लेवल के संचित कर्मास हैं, जब वो कटते हैं तो जो उसका जो बैलेंस होता है वो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रारब्ध कर्मास दैट वी हैव टू लिव थ्रू इन दिस लाइफ, प्रारब्ध कर्मास ही हमें इस जीवन के अंदर जीने होते हैं। और तीसरे लेवल के जो कर्मास हैं, आगामी कर्मास जो हैं, वो क्रियमान कर्मास से निकलते हैं। क्रियमान कर्मास जो हैं, क्रियमान कर्मास जो हमारी सस्टेनेंस के कर्मास हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं,
मैं अपने परिवार को पालने के लिए भी पढ़ा रहा हूं और अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भी पढ़ा रहा हूं। ये दोनों बातें हैं, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है, ज्योतिष पढ़ाना मेरा पैशन है। तो ये मेरी आत्मा को तृप्ति भी देता है, मुझे एक मानसिक रूप से एक बहुत अच्छा अनुभव कराता है। साथ में मैं अपने परिवार को भी पाल रहा हूं। तो ये जो हमारे होते हैं, जो क्रियमान कर्मास होते हैं, जो कि हम लाइवलीहुड के लिए करते हैं, उन क्रियमान कर्मास का एक बहुत बड़ा पोर्शन आगामी कर्मास में चला जाता है, और उसका एक पोर्शन हमारे प्रारब्ध को इंप्रूव करने में चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध कर्मा स्टैटिक है। ऋग्वेद कहता है कि जो आपका प्रारब्ध है, जिसको आपने जीना है, वो यूं समझ लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे ली। अब मॉर्टगेज पे आपने जो प्रॉपर्टी ली है, उस प्रॉपर्टी को आपने पे करना है, उसका इंस्टॉलमेंट बैंक को। अगर आप उसका इंस्टॉलमेंट टाइमली पे कर दे देंगे तो आप वहां से फ्री हो जाएंगे। और चूंकि ज्योतिष पूरी तरह से रैशनलाइज तरीके से लिखी गई है, लॉजिक एंड रैशनल पे आधारित है, तो वो इस बात को बताती है जो हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं। हम जैसे जीवन में देखते हैं कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज में आपने कोई कोई प्रॉपर्टी आपने अगर ओन कर ली है, उस प्रॉपर्टी का आप पे कर देते हैं बैंक को, तो बैंक आपके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर जाता है, और फिर आप जो है लोकल अथॉरिटीज से जाके अपने नाम पे उसको ट्रांसफर करा, फिर आप लोन फ्री हो गए। वही प्रारब्ध के साथ भी होता है। जो प्रारब्ध कर्मास हैं, जो आपके क्रियमान कर्मास हैं, जो कि क्रियमान कर्मास का एक पोर्शन आपके आगामी कर्मास में जाने वाला है, और वो आपके अगले बर्थ में संचित कर्मास में चला जाएगा। कटने के बाद, आपको एक चाइल्डहुड देने के बाद, आपको एक पेरेंटेज देने के बाद, आपको एक सिबलिंग्स देने के बाद, उसका एक बैलेंस जो है वो अंडरस्टूड बात है। आप पैसा लेके गए, आप थाईलैंड घूमने गए, आपने यहाँ से 10,000 अपने आपने 30,000 रुपीज, आपने 30,000 मलेशिया आप गए, अपने लिंगियात ले लिए, तो नेचुरली आप जहां जहां पे करेंगे वहां वहां पे कटता जाएगा। फिर जो बचेगा उससे आपको शॉपिंग कर पाएंगे। यही हमारे कर्मास के बैलेंस का है। उसी तरीके से वो काम करता है। चाहे भात है, भात को भी आप खर्च करते जाएंगे, वो खत्म होता जाएगा, उसके बाद में वो जो बचेगा उससे आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो स्वाति, मैं अभी आपके पास आता हूँ, मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ। तो जो आपके जो संचित कर्मास हैं, वो संचित कर्मास जो कट गए हैं आपको जन्म देने के लिए, उन संचित कर्मास से बचा हुआ पोर्शन आपका प्रारब्ध का है, और प्रारब्ध आपने इस जीवन के अंदर जीना है। लेकिन जो आप क्रियमान कर्मास कर रहे हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द क्रियमान कर्मास आपके 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 लाइवलीहुड से संबंधित है, इसमें क्रियमान कर्मास कन्वर्ट नहीं होते। बहुत से क्रियमान कर्मास आपके प्रारब्ध में कन्वर्ट नहीं होंगे, आगामी कर्मा में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपने खाना खाया, आप सो गए, आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने अपनी ड्यूटीज की, आपने अपने बच्चे की जो है फीस पे की। ये ऐसे क्रियमान कर्मास हैं जो आपके ना तो आगामी कर्मास में जुड़ेंगे, ना वो रिडेम्पशन करेंगे आपके प्रारब्ध के कर्मास का। और इसके अलावा अब यहां पे सबसे बड़ी जो बहस छिड़ी छिड़ी ऋग्वेद को पढ़ने के बाद, और इस पे जो बहस छिड़ी गीता को पढ़ने के बाद, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने इस पे बहस की, तो वो इस बात पे आश्चर्य में पड़ गए कि जो क्रियमान कर्मास हैं, वो तो आपके वो भी तो कर्मास हैं जो आप कोर्शन से कर रहे हैं। भाई सपोजिंग आप एक कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करना चाहता, बट यू आर नॉट प्रिवी टू नो दैट। जैसे सत्य में एक बार बबल बस्ट हो गया था, गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको टेक ओवर किया, उसको इंजेक्शन दिया, ताकि वो सत्यम के इतने ज्यादा एम्प्लॉयज थे, उनको बचाने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए, उसके कमिटमेंट को मार्केट में बचाने के लिए, उन्होंने उसको एक आउटसाइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको इंजेक्शन दिया, और
उस इंजंक्शन की वजह से वो सरवाइव कर गया। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर, जैसे कोई कोई पिता है, किसी पिता के बच्चे को अगर किडनैप कर लिया जाए और उससे कहा जाए कि अब तुम फला फला जगह से, तो तुम म्यूजियम से एक मूर्ति चोरी करके आओ, ये भी क्रियमान कर्मा के अंदर आ रहा है। लेकिन ये कोर्शन से किया गया कर्मा है। ये इट विल नॉट टेक पार्ट इन नीदर इन इन एडिंग अप योर ऑन योर नेगेटिव साइड ऑफ द प्रारब्ध कर्मास, और ना ही ये आगामी कर्मास में जुड़ेगा। जो भी क्रियमान कर्मास हमारे फोर्सफुली किए जाते हैं, अभी मैं एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एक टीचर ने एक बच्चे को डाउन साउथ, एक या मध्य प्रदेश या कहीं पे एक टीचर ने बच्चों बच्चों से एक बच्चे को टिपा दिया और हर बच्चे को बोला जोर जोर से थप्पड़ मारो। बच्चों ने मारा। तो क्या उनके गृहमान कर्मास क्या एडअप करेंगे प्रारब्ध में? नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स सिर्फ बात है। अगर टीचर की बात वो नहीं सुनते तो टीचर उनको पीटती, उनको पनिशमेंट देती। तो आप ये याद रखिएगा कि हर वो क्रियमान कर्मा आपके प्रारब्ध को ना सुंदर बनाएगा, ना उसको बिगाड़ेगा, ना उसको स्मीयर करेगा, जो आप कोर्सिव एक्शंस के अधीनस्थ करेंगे। मतलब वही क्रियमान कर्माद आपके बढ़ेंगे जिसमें आपके इंटेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो आप मन स्थिति के द्वारा, फ्री विल के द्वारा आप उसे डिसाइड करते हैं। किसी व्यक्ति ने पिक पॉकेट किया और उसने पिक पॉकेट किया तो उसका मतलब है उसके क्रियमान कर्मा जो हैं नेगेटिव जाएंगे, प्रारब्ध को और नेगेटिव बना देंगे, और सब कुछ उसको इस जीवन में और अगले जीवन में दोनों में उसको भोगना पड़ेगा। अब ये जो हमारे संचित कर्मास होते हैं, ये संचित कर्मास को हम देखते कहां से हैं? फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइनल हाउसेस से। अब इसमें ट्राइनल हाउसेस में आप देखिए, फिफ्थ हाउस हमारे संचित कर्मास का जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, और जो दो ट्राइनल हाउसेस बचे उसमें पहला ट्राइनल हाउस है आपके लगन का। लगन कौन है? उसका फर्स्ट हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस आप हैं। ये आपको फ्री विल देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस लगन का हाउस है और वो आपका सेल्फ है। तो इसका मतलब वो आपको, वहां पे आपको फ्री विल मिलती है। वो क्योंकि उसका ब्रेन भी है वहां पे, उसका एटीट्यूड भी है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका फिजिक है, उसके पास में डिसर्निंग पावर है। वो डिसर्न कर सकता है, वो इसको ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, एंड शुड आई डू, शुड आई नॉट डू। तो वो फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है इस पूरी कर्मा थियरी के अंदर, वो पंचम के नवम ट्राइनल से आता है, जो कि लगन का ट्राइनल है। और जो नवम भाव है वो हमारा गुरु का है, धर्म का है, पिलग्रिमेज का है, भाग्य का है। इस तरह के जो भी हम कृत्य करते रहेंगे, धर्म से संबंधित गुरु के उपदेश को सुनकर उन पे अपनी उनको हेल्प करने से लेकर, और उनकी बातों पे चलने, उनके पथ, जो पथ दिखा रहे हैं उस पथ पे चलने की वजह से जो वो काम करेंगे, वो सारे के सारे उनके संचित कर्मा से कटने के बाद जो प्रारब्ध बना है, जिसे उसने लिव करना है, उस प्रारब्ध का रिडेम्पशन करेंगे। यानी उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी जो मलिनता है, उस मलिनता को समाप्त करते चले जाएंगे। इसीलिए नाइन्थ हाउस से एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड एट लार्ज भी आता है। आपका एटीट्यूड ही है, जो पूरी दुनिया के प्रति आपका जो एटीट्यूड है, वही इस बात को डिसाइड करता है कि आप लोगों के को कितना माफ कर सकते हैं, आप लोगों को कितना समझ सकते हैं, आप लोगों की, और कितना आप जो है इन कामों को कर सकते हैं। और चूंकि इसमें लगन का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो कि पंचम का नवम भाव है और त्रिकोण का भाव है, तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी होमोसैपियन है, मंकीज भी होमोसैपियंस हैं, और जो आपका बबून है वो भी होमोसैपियन है, वो भी होमोसैपियंस हैं, आपके लंगूर्स वगैरह भी। लेकिन जो मनुष्य की जो योनि है वो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा डिसर्निंग पावर की है, क्योंकि उसे जो
ज्ञान इंद्रियां मिली हैं। देखिए, कर्म इंद्रियां जो है हमारी, वो बेसल है, वो एनिमल किंगडम में भी है। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी है? सबसे पहले जो 5 कर्म इंद्रियां, उनमें पहला है मुंह, which is mouth, which is not only a organ of speech, it is also an organ that help us to eat. इसमें तो कोई दो राय नहीं, और ये एनिमल किंगडम को भी मिलता है। उसके बाद जो फीट है, दूसरी कर्म इंद्री है हमारे पांव। जो पांव हमारे पूरे शरीर को मूवमेंट देते हैं, तो एनिमल किंगडम में भी है। उसके बाद हमारे हाथ हैं, जो हमें फोर्स देते हैं, ग्रास्पिंग देते हैं, हम कोई काम करने में सक्षम होते हैं। ये तीसरा ऑर्गन हमारे जो कर्म इंद्रियों के अंदर आता है, जो कि बेसल है, जो कि एनिमल किंगडम के अंदर भी है। इसके बाद हमें एनस मिलता है, जो कि एक्सक्रीशन का ऑर्गन है, वो एनिमल किंगडम के पास भी है। फिर उसके बाद पांचवा जो कर्म इंद्रिय है वो जेनाइटल्स, जो कि ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन भी है, तो साथ में प्रोक्रिएशन का ऑर्गन भी है। आत्मनो जायते पुत्र, वेदास कहते हैं आत्मनो जायते पुत्र। क्यों कहा है उन्होंने? पुत्र कहा है, लेकिन ऋषियों का कोई इंटेंट ऐसा नहीं था कि पुत्रियों को किसी भी तरीके से डिमीन किया जाए। आपके वंश की वृद्धि आपकी संतान करती है, इसलिए आज हम मॉडर्निटी में उसको पुत्र ना बोल के संतान बोलेंगे। और बेटियां ज्यादा कारगर हैं, और बेटियां ज्यादा समझदार हैं, और ज्यादा योग्य हैं बेटों से। आत्मनो जायते पुत्रा, तो ये जो पांचवा जो कर्म इंद्री हमको मिली है जेनाइटल्स की, वो न केवल ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन फॉर यूरिन है, एट द सेम टाइम प्रोक्रिएशन की भी है, एक आदमी से दूसरा आदमी पैदा करना। इसके इसके बाद जो हमें 5 ज्ञान इंद्री मिली है, वो एनिमल किंगडम को नहीं मिली है। यही ज्ञान इंद्रियां हमें कर्मा के रिडेम्पशन की तरफ ले जा सकती है। 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसमें पहला है ईयर्स, हमारे सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता में हमारा ब्रेन हमें ये बता सकता है कि हम सौम्य बातें सुने, अच्छी बातें सुने। एनिमल्स को ईयर तो मिले हैं, ज्ञानेंद्रिय में ईयर तो मिले हैं, लेकिन वो डिसेंडिंग बात नहीं है। कि गांधी जी के जो 3 बंदर थे, आपने देखा कि कान बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? न बुरा न सोचो, न बुरा न सुनो, न बुरा न देखो, न बुरा न बोलो। तो ये डिसेंडिंग पावर जो है वो होमोसेपियंस में मनुष्य को सिर्फ मिली हुई है। तो जो हमारी ये जो ज्ञानेंद्री है श्रवण की या कान की, ये हमें ये डिसेंडिंग पावर देती है। अगर हम कोई बैड कंपनी में है, बैड जोक्स चल रहे हैं, किसी की बुराई चल रही है, तो हम वहां से वॉकआउट कर सकते हैं। या अगर हम इस पोजीशन में नहीं है कि उस व्यक्ति को कहने की पोजीशन में नहीं है कि भाई दूसरे की बुराई मत करो, अंडर द फियर ऑफ क्रिएटिंग एन एफरेंट टू हिम, उसको इंसल्ट हम नहीं करना चाहते, तो हम किसी बहाने से, वॉशरूम जाने के बहाने से हम उस जगह से हट सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये हमारी जो, ये आप ये समझिए कि जो हमारा हम जो हैं, वो हम आत्मा के रूप में हैं। आत्मा चली गई तो शरीर किसी काम का नहीं, कितना भी सुंदर हो, 6 फीट का हो, ग्रेगरी पैक जैसा हो, अगर आत्मा ही चली गई, क्लिंट ईस्टवुड जैसा हो, अभी उसकी डेथ हुई है उनकी, तो अगर आत्मा ही चली गई तो शरीर किस काम का है? जिसे जो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक रेट किया जाता था, नंबर 1 एक्शन हीरो। तो एक बात सोचिए कि ये तो चोला है इस आत्मा का। आप कान को यूज कर रहे हैं ज्ञानेंद्रिय के रूप में, और दूसरे की बुराई सुन रहे हैं, तो आपकी आत्मा मलिन होती है, और आपके जो कर्मास हैं वो नेगेटिव होते हैं। उसको बंद करो। दूसरी है आईज। आईज जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय है। अच्छी बातें देखो। एक ट्रेंड सा बन गया बच्चों में, पॉर्न देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं। इसी तरीके से आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है, जो कि बड़ी स्मियर्ड जो है वो
against one particular community, against one particular party, but they keep on sending video after video. मत देखो उनको. And I'm telling you, you'll be much more happy if you did not watch all of these things. दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है. उसको कंट्रोल करने की जरूरत है. न्यूज भी अगर आपने देखनी है तो किसी स्टैंडर्ड की न्यूज को आप देखिए, जो कि आपको फैक्चुअल न्यूज दे. आजकल मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो भी इतना ज्यादा पार्टीचंड है कि वो भी दिमाग को खराब कर रहा है. और मेरे हिसाब से, मैं आई रिमेम्बर 1984 में जब मैं एमए फर्स्ट 1984 में जब मैं एमबीए कर रहा था, उस समय पहली बार कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ, वेस्टर्न का आता था. तो माय फादर वाज ए सीनियर ऑफिसर विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सो ही बॉट वन फॉर आवर होम. उस समय ल्यूसी शो आता था. उसके अलावा एक यस मिनिस्टर आता था, और यस मिनिस्टर का बीच बीच में भी आता है. इट वाज अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ थिंग. मतलब हमारे इवन जो हमारे वो आते थे, जो जो न्यूज एंकर्स थे या न्यूज रीडर थे, वो बड़ा अच्छा बोलते थे और बड़ी एक जैसे डेफिनेट अच्छी खबरें देते थे. लेकिन आज तो इतने न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने कि इतना गंद फैलाया हुआ है, इतने पार्टीशन रोल हैं उनके. तो ये जो हमारी आईज हैं, आईज की जो ज्ञानेंद्रिय हैं, यहाँ पे हमारी फ्री विल आती है कि हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते. इसी प्रकार से टंग है. अब टंग बहुत महत्वपूर्ण है. कई बार क्या होता है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टंग का अच्छा यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्ञान बांट रहा हूं. मैं आपको इस कर्मा की थ्योरी पे 2 क्लासेस लेने वाला हूं, एक इसके बाद भी. कर्मा की थ्योरी को जब तक आप नहीं समझेंगे, कर्मा अलाइनमेंट को नहीं समझ सकते. ये तो ग्रेज एनाटॉमी की क्लास है. जब तो बॉडी को खोल के आपको नहीं दिखा दिया जाएगा और आप ये नहीं समझ जाएंगे कि लिवर कहाँ पे है और स्प्लीन कहाँ है, बाइल डक्ट्स कहाँ है, किडनीज कहाँ पे है, आप चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे. तो ये जो फर्स्ट क्लास हमारी है और सेकंड क्लास है कर्मा के ऊपर, क्योंकि पूरा पूरा हम जो है कर्मा पे बात करने वाले हैं, तो अब इस टंग का यूज मैं कर रहा हूं कुछ बताने के लिए, एक अच्छी बात बोलने के लिए. आप कहीं जाते हैं कीर्तन में तो आप टंग का अच्छा यूज कर रहे हैं. आप कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भजन गा रहे हैं, तो टंग का अच्छा यूज कर रहे हैं. आप किसी आदमी को नॉलेज दे रहे हैं तो आप टंग का अच्छा यूज कर रहे हैं. आप अगर किसी के साथ में मीठा बोल बोल रहे हैं तो आप टंग का अच्छा यूज कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है, टंग का कितना खराब खराब यूज होता है. हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये तो चोला है इसका, हमारी आत्मा का. इसका इस चोले पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आत्मा तो मलिन होगी क्योंकि उसका एक अंश उसके अंदर जा रहा है और वो हमारे कर्मास को स्मीयर करेगा, कालिक पोत देगा हमारे कर्मास पे. जो हमारे, ये सारी बातें क्रियमान कर्मास की चल रही है, ज्ञानेंद्रियों की. और उसी क्रियमान कर्मास का एक पोर्शन रिडेम्पशन में जा रहा है, आपके प्रारब्ध को इंप्रूव करने में जा रहा है, नेगेटिव प्रारब्ध को वॉश करने में जा रहा है. और उसका एक पोर्शन आपका आगामी कर्मास में जुड़ने वाला है, जो आपकी बर्थ रीबर्थ की साइकिल्स में आपको इंप्रूव करता चला जाएगा. इसी प्रकार से टंग के बाद आपके नोज है, तो नोज का भी आप अच्छा इस्तेमाल कीजिए. नोज तो खैर वो इडियोमेटिक ज्यादा होता है, डोंट पोक योर नोज ऑन एवरीबॉडीज अफेयर्स. तो खैर वो तो इडियोमेटिक है, उसका नोज से मतलब नहीं है. लेकिन नोज का मतलब, कहने का मतलब है कि आप अच्छी चीजें आप उसको योगा में, आप मेडिटेशन में, अनुलोम विलोम में, इन सब में इस्तेमाल कीजिए. वो बनी क्यों है, वो इसलिए बनी है कि आप जो है अष्टांग योग में आप आ सकें, कर सकें भाई. आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकें, सब कुछ अच्छा कर सकें. तो ये, इसके बाद स्किन हमारी फिफ्थ ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि टच के द्वारा भी हम समझते हैं. आप जानते हैं जो बहुत से ब्लाइंड लोग होते हैं, बाय बर्थ भी ब्लाइंड होते हैं या बाद में ब्लाइंड हो जाते हैं, तो स्किन के द्वारा ही लोगों को पकड़ते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं. तो जो स्किन है, स्किन का भी हमने जो है वो एक अच्छा यूज करना चाहिए. मतलब इन ज्ञानेंद्रियों का जो इस्तेमाल है, वो ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से अपनी कर्मास को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए. हाँ स्वाति बोलिए अब.
अनम्यूट कर लो। सर वो मुझे समझ में आ गया. आई वॉज जस्ट गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड विद द प्रारब्ध कर्मा. मुझे ये तो समझ में आ गया था सर कि संचित कर्मा हमारे 5th से और 9th से देखेंगे दृष्टांत से. मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान में था. वो सर आपके बाकी वाले लेक्चर में आई कुड अंडरस्टैंड. प्रणाम सर. आपको प्रणाम. बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये कर्मा की जो क्लास है ये काफी महत्वपूर्ण क्लास है। आज ये चूंकि पहली क्लास है और 5-6 लोग इसमें दिख नहीं रहे हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अबाउट एन आवर एंड हाफ, तो हम अपनी क्लासेस को इस समय हम विराम देंगे और हम ये सेशन जो है 1.5 घंटे के रखा करेंगे, तो 1 hour and 30 minutes के। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, एक तो आप अपना परिचय दीजिए क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि ये गुरु उपदेश का विषय है। गुरु और शिष्य के बीच में एक तादाद में होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं अपने उनसे वाकिफ होना चाहिए, अपने स्टूडेंट से। आस्था दीवान जी तो मेरी बात हो चुकी है, ये काफ़ी एकम्प्लिश्ड लेडी हैं, माइंड एंड मतलब हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब करती हैं। रंजना जी मेरी स्टूडेंट रही बहुत पहले से और क्रिस्टल ग्लेजिंग करती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत ज़िंदगी के अंदर इन्होंने बहुत अचीव किया है। और मेरा अपना एसोसिएशन रंजना जी से पारिवारिक भी है, और दूसरा ये मेरी पहली स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी की रही हैं और इन्होंने मेरे सारे कोर्सेज किए हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये अपने आप में आइकॉनिक हैं और लीडर हैं अपने क्षेत्र विषय में, बहुत अच्छा भजन भी गाती हैं। अच्छा, थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम। मिस्टर श्रवण, आपका पूरा शुभ नाम क्या है? सर मेरा गुरुजी प्रणाम. मेरा नाम सरवण सिंह शेखावत है और मैं सालासर हनुमान जी का एक मंदिर है वहां से बिलोंग करता हूँ. और फिलहाल मैं सिलवासा में करके जगह है वहां पे हूँ. आप और सालासर काफी करीबन कहाँ 1.5 से साल. बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? सालासर बालाजी. ये जो हमारे यहीं का सालासर, मेहंदीपुर के बगल में जो सालासर बालाजी है? नहीं नहीं नहीं, ये चूरू में पड़ता है. अच्छा, मध्य प्रदेश में, नहीं, राजस्थान में पड़ता है. राजस्थान में, अच्छा, चूरू में। हाँ. और मैं इतना इसमें फील्ड में इतना नहीं हूँ, और मैं तो सिर्फ आपका वीडियो देख देख के सब सीखा है. और मैंने काफी लोड करके रखा आपका. और मैंने एस्ट्रो पाठशाला आपके वो वीडियो देख के मैंने ज्वाइन किया था. ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मैंने काफी कमेंट भी दिए आपको, उसका रिएक्शन भी मुझे मिला था. तो अच्छा। आज ही मैंने आपका नवमासा का सेकंड चैप्टर था करीबन 2.5 आवर्स का. तो हम्म, मैंने वो पढ़ा था, मतलब हम्म, तो नवमासा वगैरह कैसे क्या हिसाब से तो पढ़ता रहता हूँ. बहुत अच्छी बात है। मेरा बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये मेरा शौक है कि सीखने का, कि आगे किस मतलब चीज किसी को में, बता सकूं. किस चीज में डील कर रहे हैं आप? किस चीज का बिजनेस है आपका? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, स्वाति, स्वाति हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, सभी कोर्सेज में रही हैं, और स्वाति अहलूवालिया अपने आप में, ये जब मेरा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में जिस समय मुझे बुलाया गया था वहाँ पंडित संजय रथ साहब के पास, तब भी स्वाति अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसके बाद भी जब एक अवार्ड सेरेमनी थी उसमें भी आई थी। स्वाति को बहुत अच्छी नॉलेज है, और ज्योतिष ये बहुत इंक्लूसिवली करती हैं। और इसके अलावा पहले सैलून चलाती थी, और गैस एजेंसीज वगैरह भी हैं इनके पास, मेरठ में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, और बहुत ही मधुर वाणी है इनकी। मतलब एंड शी हैज आउटरीच टू हेल्प एवरीवन, एनीवन। मतलब किसी को भी कोई तकलीफ हो जाए तो एकदम से ये, एज ए स्टूडेंट अगर आप लोगों को कभी कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप स्वाति से पूछ सकते हैं, रंजना जी से पूछ सकते हैं। हाँ, गुंजन, आपका पूरा नाम क्या है? सर नमस्ते.
सर मेरा नाम गुंजन शर्मा है। अ, मैं गुंजन शर्मा ही लिखती हूँ शादी के बाद, वैसे खन्ना अ, होना चाहिए था पर मैंने चेंज नहीं किया। मैं सर डॉक्टर हूँ। मैं फोर्टिस गुड़गांव में एफएमआरआई में सीनियर कंसल्टेंट हूँ एनेस्थीसिया में। तो मैंने गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ को कोर्सेज किए हैं। पहले एफएमआरआई वो क्या है? 40 एफएमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? फोर्टिस फोर्टिस मेमोरियल अच्छा, फोर्टिस। अच्छा रिसर्च अच्छा, इंस्टीट्यूट। ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्टिस जी में। जी जी जी। तो मैं एनेस्थीसिया मेरी स्पेशलिटी है। हाँ, आपने बताया। तो सर मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिस तो नहीं करती हूँ अभी ज्योतिष, पर मैं सीख रही हूँ। बहुत सारे मतलब मेरे मदर के सडन डेथ के बाद बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। ये वो भी काफी पढ़ती थी। मुझे बाद में पता चला उनके जाने के बाद उनकी किताबें वो सब मैं लेकर आई। फिर वहां से मैंने शुरुआत करी, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया 2021 से। फिर सर के साथ जुड़ गई मैं, सुनील वशिष्ठ सर के साथ। और फिर उन्हीं के थ्रू मैं इस कोर्स में आई हूँ सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। देवाजीत बरुआ साहब, आप ही बताइए जी आप। सर। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ, स्वाति बोलो। सिंस मैंने सर की, मैं सब लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने मनोज सर की बहुत सारी क्लासेस की ऑलमोस्ट, एंड आई फील बैड एंड अनफॉर्चुनेट कि अगर मैं एक या दो क्लासेस सर की नहीं कर पाई। सो आई एम वेरी लकी टू हैव सर इन माय लाइफ। एंड मैं आप सबको इसलिए कहूंगी कि आप लोग प्लीज अपनी वीडियोस ऑन किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जितना सर इन डेप्थ नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव लर्न फ्रॉम सो मेनी टीचर्स। यू विल नाइदर गेट सच नोट्स, एंड ये आपके लिए ट्रेजर ट्रंक है, एंड आप जितना इम्बाइब कर सकते हो, ये जो, और इट इज अप टू अच्छा यू। स्वाति, मुझे याद आ गया। वो अच्छा हुआ आपने बता दिया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, वो ग्रुप में हमारे ईमेल अपना आईडी डाल देंगे, ताकि जो हमारे आज का जो वीडियो है और जो आज के नोट्स हैं वो आपको उसमें ईमेल में अटैच करके भेज दिए जाएंगे। कल कल मैं भेजूंगा। यू हैव टाइम टिल 11:30 टुमारो टू पोस्ट योर ईमेल आईडी, जो कि आप मुझे ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उसमें मैं अटैच करके डाल दूंगा। हम क्लासेस के बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों से बात करते रहेंगे। अभी हम क्लास के बंद करते जी हैं। बाकी जी। सभी लोगों से बाकी कोशिश सब यही करिए सर, क्योंकि मैं सबको बता रही हूँ, क्योंकि आई हैव मैंने सारी क्लासेस सबकी सर की है। तो डोंट बी, just don't wait for the videos to come and then see. Come in the live classes. It is very interactive, and that's the best way you can learn. You might not need to go for classes also. हाँ, Thank you. थैंक यू सो मच। सर एक सवाल था सर। हाँ, बोलिए। आपका प्रणाम पूरा सर। शुभ, अपना शुभ नाम बताइए। मैं जितन कुमार हूँ सर। अ, और पिछले 4 साल से सर एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेज को सर डिफरेंट गुरुओं से सीख रहा हूँ सर। अष्टो पाठशाला से तो अभी प्रतापशील सर का कुछ क्लास था सर, उससे मैं जुड़ा था। और उसी दौरान सर आपके वीडियोस हमने देखे, जी। तो वो इतने इंटरेस्टिंग थे सर, इतने नॉलेजेबल थे कि मैं एक देखा सर तो वो 2-2.5 घंटे का था सर, बड़ा वो मैं देखता ही रह गया। फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा तो सर पता चला कि आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं सर। हाँ, तो फिर मैंने सर सोचा कि सारे काम छोड़ करके इस क्लास को अटेंड किया जाए। अब मेरा जो और अपना चैनल है ना, मेरा अपना चैनल है सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मनोज कुमार, हाँ सर। उसको भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको और वीडियो। सर सर मैंने करके रखा है वो। तो सीक्रेट्स सर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। भाई मनोज। सर ये क्लास आपने जैसा दिया है 2 सप्ताह में 2 दिन चलेगी ना सर? हाँ, ये हमारी जो क्लासेस होंगी वेडनेसडे एंड थर्सडे चलेगी। अगर आप लोगों को लगता है थर्सडे फ्राइडे करें तो हम थर्सडे फ्राइडे कर लेंगे, और अगर आपको वेंसडे थर्सडे आपको कंफर्टेबल है तो उस दिन कर लेंगे। नहीं सर, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए सर, हम लोग तो तो हमने तो ज्वाइन जो करते हैं। प्रॉमिस किया हुआ है वो वेंसडे एंड थर्सडे 7:30 पे प्रॉमिस किया है।
तो वेंसडे जी थर्सडे फिर हम सर रखेंगे। वेंसडे थर्सडे इज सर फाइन। दूसरा सर एक और सर पॉइंट है सर, आपने बहुत सारे कोर्सेज आपने बताया कि ये सब किए हैं सर, हाँ मतलब मैं सोच रहा था कि आपसे कैसे मुलाकात हो, कहाँ मुलाकात कैसे मुलाकात हो कि मैं उन कोर्सेज को सर आपसे वापस से तो एस्ट्रो पाठशाला के उसमें है क्या सर सारे कोर्सेज नहीं, जितने मेरे आपने लिए? कोर्सेज, मैं जो है गेस्ट फैकल्टी हूँ एस्ट्रो पाठशाला में, तो मेरे जो जी कोर्सेज है ना वो आप एस्ट्रो पाठशाला के ऐप से नहीं खरीद सकते। मेरे कोर्सेज जो हैं वो, और सुनील जी के जो अपने प्रीमियम कोर्सेज हैं, उनके जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, मेरे सारे कोर्सेज को उन्होंने, सुनील जी ने प्रीमियम कैटेगरी के अंदर डाला है। तो वो कोर्सेज आपको जिस फीस पे वो कोर्सेज चले थे उसी फीस पे वो सेल होते हैं। और हमारी जो सेल होती है मेरे पुराने कोर्सेज की, वो करीब करीब 5 लाख 6 लाख से ऊपर की सेल जाती है, क्योंकि काफी पॉपुलर हैं। जैसे मेरा एक है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वो 12,000 का हमारा कोर्स था, 12,000 में ही बिकता है। और बाकी सारे कोर्सेज मेरे 6600 के हैं। नवमांशा का कोर्स 6,000 का था। और आपके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा मेरा 6,600 का था। डिविजनल चार्ट का कोर्स 6,600। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट मेरा 9,300 का था। और मेडिकल जैमनी का मेरा, जैमनी जिसका 6,600 का है। तो आप उनको ना उसी प्राइस पे आप परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियोस भी मिलते हैं क्लास के, और साथ में आपको मिलेगा नोट्स भी, पीडीएफ भी। अच्छा, कहाँ से खरीदेंगे सर, एस्ट्रो मुझसे पाठशाला की बात? मुझसे 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 नहीं तो आपका सर हमको वो बता दीजिए लिंक सर, तो हम फिर वहां से खरीदेंगे सर। आप सबसे पहले ना मेरा जो चैनल है सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय मनोज कुमार भंडारी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको सारे ठीक है मेरे सर, फोन नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है सर। फिर आप मुझे कॉल करके आप पे कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए सर वहां नंबर मिल जाएगा? हाँ, सारे नंबर्स मिल जाएंगे। जी जी, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय मनोज कुमार भंडारी है। जी। ठीक है वरुण सर। डाकला साहब, आप यूएस से हैं जहां तक मुझे पता चला है। वरुण, जी आपने सर। वरुण जी बताइए। जी सर। सर मैं ईस्ट कोस्ट में हूँ यूएस के, तो अभी आप देख रहे होंगे सूरज हो रहा है, तो यहाँ पे तो दिन चढ़ा हुआ है। ईस्ट कोस्ट और में मैं किस स्टेट में हैं आप? न्यूयॉर्क में हूँ सर। न्यूयॉर्क में, ओके। जी। और मैं कह रहा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा जो कंपनी है दे अलाउ मी टू वर्क फ्रॉम होम 3 days आउट ऑफ 5 days। तो मैंने स्केड्यूल को उस तरह अरेंज कर लिया कि क्लासेस के टाइम आई कैन लॉग इन अर्ली, तो क्लास में कर लूंगा। तो सर एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से 7 बजे क्लास शुरू हो सकती है, जैसे जितना अर्ली हो सके उतना ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि वहाँ के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं वैसे पूछ रहा था। एक्चुअली पहले हमने एक एक दो स्टूडेंट्स के कहने पर 7 बजे का रखा था, लेकिन वरुण क्या जी हुआ कि वो वो एक तरह से वाटर शेड इसलिए रहा क्योंकि आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 45 स्टूडेंट्स, we used to get at 7 o'clock only 15, 12 and 15 या students. उसके बाद क्या या होता था कि धीरे धीरे लोग 9:30 से 7:30 से 7:45 तक पूरे आ जाते थे। तो फिर वो रिक्वेस्ट करते थे आप रिपीट कर दीजिए। तो वो जो समझ गया। रिपीट करने का जो एक चक्कर होता था ना, उससे बड़ा एक क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना बड़ा बोलने का है लगातार, तो वो, जी if you ask me what I've spoken now, can I verbatim, can I describe the same thing? It would be very जी difficult for me to recall what I told because it's a flow in which we speak. जी जी। तो वो सर फिर रिक्वेस्ट ये है कि 7 बजे, फिर शार्प 7 बजे कर देंगे, तो नहीं, इफ आई हैव 7 नहीं मीटिंग्स हो, एक्सेट्रा साढ़े वो सात बुलाए। साढ़े सात सॉरी, 7:30, 7:30 बजे, हाँ, शार्प 7:30 बजे। वो शार्प 7:30 कर देंगे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और हम ठीक है सर। ये हमारा कोर्स जो है वो हमारा 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो 9 o'clock यू शुड बी फ्री टू गो। जी आज तो समझ गया। क्योंकि परिचय की बात हो गई, तो इस वजह से, तो बाकी लोगों जी। से परिचय फिर बाद में करेंगे। बड़ा अच्छा लगा वरुण आपसे मिलके, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट डू यू हैव ए बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? No, sir, I have no background of astrology. I
did not, like, I believed in the sense, like, this karma और ये वो उसका तो मुझे आइडिया है और मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ, लेकिन उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली उसको फाइंड आउट करना, उसके ऊपर मैं कभी गया नहीं। तो मैं एक डाटा साइंस प्रोफेशनल हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स में जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल इसी बेसिस पे बनाते हैं कि आपके पास कोई डाटा होता है किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का, और उसके ऊपर आप कोरिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक तरीके से ये भी वही एक काम है कि आप एज प्लैनेट्स की पोजीशंस का आपके पास डाटा है और दे आर कोरिलेटेड टू योर लाइफ इवेंट्स एंड दे आर अमेजिंगली कोरिलेटेड कि आप एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते वरुण, आप जो है ना, ये असल में क्या है, अगाथा क्रिस्टी का नॉवल है और उसका आप जो है पॉयरेट ने किसको इंडाइट किया है तो आप बताओ, क्योंकि क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट लूजिंग द इंटरेस्ट। ये शर्लक होम्स का वो है, तो अगर आप डॉक्टर वॉटसन बन के अगर आपने बता दिया ना कि क्या होने वाला है, तो ये आप, लेकिन आपको एक बहुत मजेदार मेरी क्लास के अंदर मजे वाली बात ये लगेगी, माई क्लास इज गोइंग टू बी एन इवॉल्विंग क्लास। कभी ऐसा नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी हॉपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट ओनली थिंग इज मैं सब ना सिस्टमेटिकली डिवेलप करूंगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों को इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं कि भाई इन 2 क्लास भी, माना इसमें 3 क्लास लग जाए कर्मा की थ्योरी को समझने में, क्योंकि आप वीडियोस उठा के देख लेना, और भागवत गीता के ऊपर बड़े वीडियोस हैं कर्मा की थ्योरी को लेकर। आज भी बहुत से संत महात्मा उसको रिलेट नहीं कर पाए कि कैसे कर्मास आपके रिडम्पशन में जाएंगे, कैसे आप जो अपने नेगेटिव कर्मास को आप किस तरीके से पॉजिटिव बना पाएंगे, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर कर्मास ने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। और ये सब तो हर आदमी आपको बताएगा कि फल की इच्छा मत करो, काम करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो सब तो गीता का लोग बताएंगे आपको, या वो अकर्मण्य मानव ना बनो, वो सब। लेकिन हम बड़े सिस्टमेटिकली चलेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज यूड बी एज अ टेक्निकल गाय एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट एवरीवन इन द सेम टेक्निकल मोड, कि वो कुंडली को देख कर जस्ट एट ए ग्लांस वो पकड़ने लगेंगे कि यार इसके कर्मास इस एरिया के डेफिसिट है, एंड ही नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दोस साइड्स, और उस साइड को वर्क करता वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करता चला जाएगा। सर मेरे 2 प्रेसिंग क्वेश्चंस हैं, मैं ज्यादा टाइम 1 मिनट लूंगा बस। एक सर, लाल किताब वर्सेस वैदिक और अदर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अभी कुछ ना शायद राष्ट्र पाठशाला में लाल किताब का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो लेकिन मैं ना डेप्थ में जाना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें जैसे आप डिविजनल चार्ट्स हो गए और जब आप अपनी प्रिडिक्शंस अच्छी कर पाए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल किताब में क्योंकि D1 में ही सब कुछ निकाला जाता है, predictions may not be exact, they may not be in depth as it could be possible in other forms of astrology, ये मेरा मानना है। दूसरा सर, मेरे पास बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने कुछ कोर्सेस एस्ट्रो पाठशाला से डाउनलोड किए, उनको मैं सुन रहा हूँ, सो विल दे बी सफिशिएंट फॉर दिस कोर्स? नहीं, मेरा देखो, एक टीचर का ना एक स्टाइल होता है, जैसे कहने का मतलब है, सपोजिंग अगर आप बैट्समैन होते हैं और मैं आपका कोच होता, कहने का मतलब है आपको, चाहे आपको एंडी रॉबर्ट्स ने अगर आपको कोचिंग दी है, तो एंडी रॉबर्ट्स का अपना एक स्टाइल था, कालीचरण का अपना स्टाइल था, फ्रैंक वॉरेल का अपना स्टाइल था। अगर आप किसी ऐसे आदमी के, अगर वो आपको कोचिंग दे रहा है, यहाँ पे गुरुजी मनोज कुमार भंडारी अगर आपको कोच कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आई हैव क्रिएटेड परसेप्शन अबाउट द सब्जेक्ट एंड द वे इट should be built on, which is basically on a very rationalized module. जो मेरा rationalized module है ना, I would request you to, you can think about it. कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता, बच्चे को माता पिता दोनों तरफ से खींचने लगे तो बच्चा लंबा नहीं हो जाता, बच्चा अपना टाइम लेता है। 1.5 साल के बाद में बच्चा खड़ा होने लगता है, भागने लगता है, और 2 साल के बाद में बोलने लगता है। तो ये सारी चीजें पेशेंस की है। तो वरुण, मैं ये कहूंगा कि मेरा एक कोर्स है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वो एक बड़ा कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसी प्रकार से इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट डिविजनल चार्ट, तो ये जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट का कोर्स जो मेरा खत्म हुआ था पीछे, उसके वीडियोस यू कैन बाय। सपोजिंग यू हैव एन इंटरेस्ट इन द मेडिकल साइंस, मैं कहूंगा किसी को भी अगर आयोटा ऑफ इंटरेस्ट भी है मेडिकल साइंस में, जैसे हमारे यहाँ पे गुंजन भी हैं, डॉक्टर शांता गायनिकोलॉजिस्ट हैं, गुंजन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, इनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पूरा मेडिकल
लिंग्विस्टिक्स में है, उसकी जो लिंगो है वो पूरी मेडिकल लिंगो है और वो बड़ा डिटेल में बताता है। तो मेरे कहने का मतलब है जल्दबाजी की जरूरत नहीं है वरुण, इस कोर्स को करते करते। अच्छा, दूसरा आई वुड लाइक टू कॉशन यू हियर कि जैसे लाल किताब की बात की है, लाल किताब अपने आप में जो समझने के लिए, जिस समय एस्ट्रोलॉजी का कोई आदमी विद्वान होगा और वो लाल किताब को पढ़ेगा तो उसे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और अगर उसको एस्ट्रोलॉजी का वो विद्वान नहीं है तो वो फिर एक गलत तरीके से लिखने लगेगा, वो उर्दू की तरह लिखने लगेगा। कहने का मतलब है कि हम जैसे उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट और इंग्लिश और हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। वो क्या है कि अगर वो सपोज ही इज नाइव एंड इज वेरी नॉविस एंड इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाल किताब, तो क्या है वो उल्टा लिखना शुरू कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि कालपुरुष ही सब कुछ है। कालपुरुष सब कुछ नहीं है, हर किसी की आइडेंटिकल कुंडली नहीं बन सकती है, हर किसी का जो है शनि दशमेश नहीं है, हर किसी का सूर्य जो है लगन पे नहीं बैठा हुआ है, इन लगन पे बैठ के उसको राजगद्दी नहीं मिल रही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जहां पे सूर्य जो है वो फंक्शनल मैलिफिक है, इट्स अ नेचुरल मैलिफिक एज वेल एज फंक्शनल मैलिफिक, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज फादर। अगर हम इसको एक कॉमन ब्रैकेट में डाल दें कि यार मेष लगन की कुंडली बनेगी, मेष में तो सूर्य उच्च के होते हैं, और उस तरीके से हम बात करने लगे, मैं किसी सब्जेक्ट को डिक्राई नहीं कर रहा हूं, एक डिसर्निंग पावर की बात कर रहा हूं। जी कहने का जी मतलब है जब तक कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एआई को आपने नहीं समझा है तो आप रोबोटिक्स को जी समझने में आपको डिफिकल्टी होगी। जी जी। तो सर ये क्या हम बोल सकते हैं कि लाल किताब से उतना डेप्थ में नहीं जा सकते जितना डेप्थ में आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जा सकते हैं? हाँ, लाल किताब एक जीपी की तरह है, जनरल समझ गए, फिजिशियन की ठीक तरह है। और ठीक। हमारा जो अपना कोर साइंस है, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र से निकला है, और उसके बाद फिर बृहद जातक से निकला है, फिर उसके बाद होराशार पृथ्वीशास्त्र जो 12 मीर के बेटे थे उनके होराशार से निकला है, चंद्रकला नाड़ीज से निकला है, कल्याण की सारावली से निकला है, इसी तरीके से मतलब फलदीप का, मंत्रेश्वर की फलदीप का, इन सब से निकला है। तो ये असल में क्या है, ये डेवलपमेंटल सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, मतलब जो ट्रीटीज हैं एट द रेनेसा ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर विच वाज द गुप्ता काल, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, ये सब जो गुप्ता काल था, क्योंकि रेनेसा ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर, उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, उन्होंने लिखी हैं किताबें, तो उन्होंने उसी को सब्जेक्ट को रेनेसा के तरीके से रीसेलेक्ट किया था। तो कहने जी का मतलब है कि हम अपने सब्जेक्ट में जितना इंक्लूसिव हो सकते हैं, जितना सुपर स्पेशलाइज हो सकते हैं, जी उतना हम जो है लाल किताब में सुपर स्पेशलाइज नहीं हो सकते। लेकिन लाल किताब एक आपके लिए, अगर आप ये कहें कि मैं खड़े खड़े किसी आदमी को स्वाति, मैं भी बस आई एम ऑल्सो लीविंग टुगेदर वी वुड लीव, तो अगर हम ये कहें कि मैं कहीं पान की दुकान पे खड़ा होता हुआ, कहीं किसी दुकान पे खड़ा होता हुआ किसी की कुंडली को देख के मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ, तो लाल किताब में आसानी हो जाती है, लाल किताब से कुछ बता सकते हो कि मंगल बद है, ये वो है। लेकिन हमारी किताब में हमारा एक सीरियस मैटर है, उस सीरियस मैटर जी। के लिए सुपर स्पेशलाइज्ड मैटर है, उसके लिए यू हैव टू थैंक सिट एंड कंसंट्रेट ऑन दी हॉरोस्कोप एंड आल्सो यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। चलिए, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा करें। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी आज पहली मुलाकात आपसे हुई है, और मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप जिंदगी के अंदर में बहुत तरक्की करें। और मेरा ये आपसे वादा है, unless until somebody leaves my hand, but to all the rest of the people who are going to follow me, they are going to be not just limited to being a student, they are going to be accomplished teachers. I am known for making teachers of this subject. Just help me so that I can convert you as a teacher of this subject. All the best to all of you, and I need Thank your Thank you, you. sir.